वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, आज 22 अप्रैल से हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज से आप सभी का बहुत फायदा होने वाला है। एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, एक चैप्टर के लिए हमें 1 आवर का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट, और 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 14 घंटे 14 आवर्स। डेट मीन्स एक दिन से भी कम के टाइम में आप अपनी कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, डेट मीन्स इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप सभी का कॉन्फिडेंस एक अचीव लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम क्विक रिवीजन सीरीज फिजिक्स क्लास 12। हेलो बच्चों चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 का जो नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन और मैटर के दो दो नेचर नाम से पता चल रहा है। क्या बच्चों आप लोगों को मालूम है कि 90% बच्चों को इस चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता होता? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक्चुअली में बच्चों रेडिएशन का जो मतलब होता है, रेडिएशन का मतलब है लाइट से। रेडिएशन दैट मीन्स लाइट। तो यहां पे ड्यूअल नेचर की बात की गई है, ड्यूअल नेचर की। डेट्स वाई मैंने कहा कि 90% बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता कि कौन सा ड्यूअल नेचर है और किस तरीके से और क्यों ऐसा सब कुछ कहा गया। एक्चुअली में बच्चों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उस टाइम पे जब न्यूटन साहब थे, हाइगन साहब थे, साइंटिस्टों को खुद था। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन साहब थे, उन्होंने बोला कि लाइट कैसी है, पार्टिकल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। अप्रोक्सीमेट 1670 के आसपास उन्होंने ये बात बोली थी कि पार्टिकल नेचर होगा लाइट का। अब न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो सभी ने मानना शुरू कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल। देन हाइगन साहब आए, तो आप लोगों ने पढ़ी है बहुत फेमस थ्योरी हाइगेन्स प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग लाइट कैसी है, वेव। बच्चों उसका तो प्रूफ भी आप लोगों ने कई बार देखा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी आपने प्रूफ देखा है। डेट मीन्स हाइगेन साहब भी उन्होंने बताया वेव थ्योरी, और इन्होंने बोला पार्टिकल थ्योरी। पर बच्चों न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डेट्स वाई हाइगेन्स जो साहब थे उनकी बातों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बड़ी फेमस थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये थ्योरी। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है ना, पूरा का पूरा उसी के अंदर तो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा तो ऑलमोस्ट सभी पढ़ चुके होते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वेव थी भाई, एक्स रे, गामा रेज और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो ऑल दीज आर द वेव। उसके अकॉर्डिंग फिर से लाइट वेव है। लाइट क्या है, वेव। पर न्यूटन साहब ने क्या बताया, पार्टिकल नेचर है। अब दो दो साइंटिस्ट मिलकर किसी चीज को बोल रहे हैं कि अरे नहीं ये भी सही है, हाइगेन्स और मैक्सवेल भी सही है, तो लोगों ने थोड़ी सी प्रायोरिटी दी। फिर बच्चों फोर्थ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक साहब थे, उन्होंने बड़ी फेमस थ्योरी दी, और वो भी सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसके अकॉर्डिंग फिर से जो लाइट है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग फिर से पार्टिकल नेचर की होनी चाहिए। डेट मीन्स देर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। न्यूटन साहब बोल रहे हैं पार्टिकल, हाइगन साहब बोल रहे हैं इसको कि वेव, मैक्सवेल साहब फिर से बोल रहे हैं वेव, और मैक्स प्लैंक फिर से बोल रहे हैं पार्टिकल। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया साइंटिस्टों में ही। देन उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, और उन्होंने इस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया कि कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। चलो देखते हैं वो भी। तो बच्चों फिर डी ब्रोगली साहब आए, और डी ब्रोगली साहब ने कुछ इस तरीके की बात बोली कि उन्होंने कहा लाइट ना तो पार्टिकल है और ना ही लाइट वेव है, ना तो पार्टिकल है और ना ही लाइट वेव है।
तो क्या हुई, वो दोनों की दोनों है, बोथ है। दैट मीन्स वो पार्टिकल भी होगी, पार्टिकल नेचर भी रखती है, और उसके साथ साथ लाइट वेव नेचर भी रखती है। डी ब्रोगली साहब ने कहा कि ये तो दोनों ही है, कि ना तो पार्टिकल की कोई कंफ्यूजन और ना ही वेव की कंफ्यूजन। लाइट हैव बोथ नेचर, पार्टिकल एंड वेव। तो बच्चों उन्होंने टेंशन ही खत्म कर दी। कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल। बच्चों ध्यान से समझना और देखना कितना खतरनाक ट्विस्ट है इसमें। लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब बच्चों फोटॉन्स बोलते हैं, आगे आप लोग डिटेल में देख लेना क्या है फोटॉन्स। लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स पार्टिकल whose momentum whose momentum is p equal to h upon lambda. P is equal to h upon lambda and energy is equal to h c upon nu, sorry, h c upon lambda. Light is made of particle whose momentum is p equal to h upon lambda एंड एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप लोगों को लग रहा होगा नहीं, डी ब्रोगली साहब ने तो बोल दिया पार्टिकल नेचर है, तो दोनों कहां हुए बच्चों, उन्होंने पार्टिकल नेचर तो बोला, उसके साथ साथ उन्होंने P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा भी तो बोला है। और P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा का मतलब समझ लो, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा का क्या मतलब बच्चों, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का क्या मतलब आ गया बच्चों, डेट मीन्स एक ऐसे फोटोन पार्टिकल की बनी हुई है ये जिसमें के अंदर वेवलेंथ भी होगी। डेट मीन्स उन्होंने क्या किया यहां पे बच्चों, उन्होंने कोरिलेट कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया। और कोरिलेट किस तरीके से किया कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही है। डेट मीन्स लाइट हैव ड्यूअल नेचर, लाइट हैव ड्यूअल नेचर। डेट्स वाई इस चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पड़ा। अब समझ में आया बच्चों क्यों मैंने मीनिंग वाली बात कही थी। तो आई होप सो कि आप लोगों से इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के इस चैप्टर में प्रूव करना है लाइट एज वेल एज मैटर हैव बोथ नेचर, बोथ टाइप ऑफ नेचर। क्लियर बच्चों, चलो तो अब आगे इसमें देखते हैं, टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन। टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन एमिशन। नाम से पता लग रहा होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो इजेक्ट करोगे किसी भी चीज को निकालने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स यहां से समझ में आया हमें द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron out of metal surface is called electron emission। कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और उस प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को ही इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। बच्चों ये कहां डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मैटर, ऑन द नेचर ऑफ मैटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैसे अभी बताता हूं। अलग अलग टाइप के मेटल है, सोडियम ले लिया, कोई और सा मेटल ले लिया, लेटर सपोज एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, आयरन ले लिया मैंने। तो सोडियम का नेचर अलग है, एल्यूमिनियम का नेचर अलग है, आयरन का नेचर अलग है। डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होगा सोडियम के लिए उसमें अलग वैल्यू होगी, एल्यूमिनियम की अलग वैल्यू होगी और आयरन की अलग वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन एमिशन समझ में आया बच्चों। अब उसी पे बेस्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन में आप एनर्जी किस तरीके से दे रहे हो, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ना, ये किस तरीके से दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप में अलग अलग बांट दिया गया। अभी समझ में आ जाएगा। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, पहला है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड वाला है बच्चों फील्ड एमिशन, जो सेकंड वाला है वो है फील्ड एमिशन, उसका भी सीन देखते हैं। और जो थर्ड है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बच्चों ये थर्ड वाला है ना, इस पे थोड़ा सा स्टार बना लेना, थोड़ा सा क्या पूरा ही स्टार बनाना।
ये मैंने इसलिए बोला बच्चों क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बेस्ड है, तो इसी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, थर्मियोनिक एमिशन देखते हैं। आप लोगों को पता है कि इन तीनों ही केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी किस तरीके से दे रहे हैं उसके बेस्ड पे इनका नाम दिया गया। तो थर्मियोनिक एमिशन में हम लोग एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, हीट के थ्रू। मतलब मेटल को मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, उसके थ्रू उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, उसके थ्रू उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया हीट एनर्जी प्रोवाइड करके, और इस प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। फील्ड एमिशन में फिर से एनर्जी प्रोवाइड करनी है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके। इलेक्ट्रिक फील्ड सुटेबल एनर्जी बच्चों, सुटेबल एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी दी और कहा ये देखो बारात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी देते हैं वो 10⁸ वोल्ट पर मीटर, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, इतना 10⁸ वोल्ट पर मीटर के आसपास हम लोग एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, उसको फील्ड एमिशन बोलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हमें पढ़ना ही है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इल्यूमिनेटिंग द मेटल सरफेस। समझ में आ गया होगा बच्चों, दैट मीन्स हम लोग लाइट डालते हैं, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट डालते हैं मेटल सरफेस पे विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अभी बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये समझ गए होंगे कुल मिला के कि लाइट डालने के बाद, लाइट को फॉल कराने के बाद मेटल सरफेस पे एनर्जी मिल जाएगी, और उस एनर्जी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। तो बच्चों ये तीनों हम सब ने पढ़ लिए। अब 1 बाय 1 करके हम लोग इसके टॉपिक पढ़ते हैं आगे। तो पहला जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी को देखते हैं डिटेल में कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि सर बहुत सिंपल है, ये क्या डिस्कस कर रहे हो, फिनोमिना एक तरीके से, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ sufficiently high frequency falls upon it is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं डेफिनेशन। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों समझ में आ गया, मतलब जब भी आप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे मेटल सरफेस से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को डालने के बाद, तब इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को मैं नोट करके बता देता हूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर ये फोटोन और ये फोटो इलेक्ट्रॉन, उनको कई बच्चे ऐसे हैं कि फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उनको एक ही चीज लगती है। बच्चों थोड़ा सा अगर आप ध्यान से रीड करते हो तो हम लोगों को ये चीजें ऐसी ऐसी पॉइंट पता होने चाहिए। ये तो समझ लो बैकबोन है इस तरीके के वर्ड्स इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए क्या, कंप्लीट फिजिक्स में हमें ये कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स पता होने चाहिए। फोटोन वो होते हैं जो लाइट आप फॉल करते हो, जो लाइट आप फॉल करते हो मेटल सरफेस पे। लाइट फॉल कहां करते हैं, मेटल सरफेस पे, उसको फोटोन बोलते हैं। और उस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बच्चों, लाइट फॉल कराई मेटल सरफेस पे, क्या बोला उनको, फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स को फॉल करा रहे हैं। उसके बदले में मुझे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दिया हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर बच्चों, फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस? चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट जो बच्चों इसके अंदर टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 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 तो बच्चों
जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी वो तो कंप्लीट की कंप्लीट कहाँ मिलेगी आप लोगों को? डिटेल्ड वीडियो में। वो तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो में मिलेगी। बट यहां पे जो कंक्लूजन निकला इस थ्योरी का, इस एक्सपेरिमेंट का, वो आप लोग देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए, कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इससे। वो है द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पे क्या समझ में आया? यहां पे समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू जो भी वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू वर्क डन। v इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है यहाँ पे? चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो v इक्वल टू W अपॉन ई। भाई इलेक्ट्रॉन की बात है ई, तो W की यहाँ पे W वर्क डन की वैल्यू कितनी हुई? v इंटू ई। अच्छा यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों ने v नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई वी नोट, ई वी नोट हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू ई वी नोट। इसको ध्यान रखना बच्चों, 1 या 2 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूं। इसमें बेसिक 2-3 चीजें रह गई वो बतानी। पहला है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? अभी हम लोगों ने इफेक्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर एक वर्ड आया था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। उसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होगा? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपीट किया था, 2-4 मिनट पहले। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते। तो बच्चों वर्क फंक्शन दैट मीन्स हमें समझ में आया कि अगर मैं एनर्जी, वर्क फंक्शन किसी के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी मेटल के लिए, लेट अस सपोज किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे फोटोन्स को। फोटोन्स ही तो डालते हैं, जो फोटोन्स में फॉल करा रहा हूं वो करा रहा हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इजेक्शन क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन वो कितनी थी? 2.3। तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2.3 तो होनी ही होनी चाहिए। 2.3 से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, पर 2.3 से कम होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये हमें क्लियर हो गया वर्क फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें यहां से आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। ई वी नोट इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स, ये पता चल गया हमें। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बच्चों 3 तरीके से आप डिफाइन करोगे इसमें। पहला जो वर्ड होगा वो होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट मैंने डाली उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। सेकंड है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दूसरा फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करोगे। और तीसरा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 अलग अलग पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो बच्चों जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया। इंटेंसिटी के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू और पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 2 पार्ट्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट देख लेते हैं बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट लाइट। एक्चुअली में बच्चों यहां पे दो चीजें होती है, देखो, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी आप लोगों को मैं अगर प्रॉपर वे में बताऊं, अच्छा बच्चे लॉज भी याद कर लेते, रट लेते, तो उनको इंटेंसिटी का मतलब ही नहीं पता होता और सोचते हैं कि बस इंटेंसिटी मतलब इंटेंस। अबे इंटेंस तो है, पर क्या मतलब है उसका? इंटेंसिटी का मतलब है, आप लोगों को मैं प्रॉपर बताऊं, एक बल्ब है और उस बल्ब 100 वाट का मान लेते हैं, जनरली 100 वाट के ही होते थे बल्ब पहले, इनकेंडिसेंट बल्ब, लैम्प बोलते थे इनको। तो बल्ब 100 वाट का है और यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे बल्ब रखा है सेंटर में, ये जहाँ पे मैंने बी लिखा, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, सरफेस 1 और सरफेस 2। बच्चों बल्ब से तो 100 वाट की लाइट निकलेगी, सरफेस 1 के लिए पावर कितनी हुई? 100 वाट बल्ब की। सरफेस 2 के लिए अगेन पावर कितनी हुई? 100 वाट। तो क्या कुछ चेंज नहीं आया? बल्ब 1 से सरफेस 1 दूर पास है और सरफेस 2 और ज्यादा दूर है, तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली चेंज होगा बच्चों, पर चेंज किस में होगा? इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी चेंज होगी, बल्ब की पावर तो वो ही रहेगी, पर बल्ब 1 जो बल्ब है सरफेस 1 पे उसकी इंटेंसिटी बहुत पावरफुल होगी, सरफेस 2 पे उसकी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, पी अपॉन एरिया, डेट मीन्स 100 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हमें समझ में आ गया, जैसे जैसे बल्ब जो सोर्स है और आप जहां पे उसकी पावर देखना चाह रहे हो उसकी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। अब समझ में आया बच्चों इंटेंसिटी का क्या मतलब है? चलो थैंक गॉड ये तो पता चला, नहीं तो इतना गंदा करके रटे रहते थे कि बस क्या बताऊं। तो इंटेंसिटी हमें क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों इंटेंसिटी से क्या होता है, मैं ग्राफ बता देता हूं, ग्राफ बना देता हूं, उससे लॉज अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो यहां पे मैंने इंटेंसिटी ले ली, एक्स एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी ले ली और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ली, वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं फोटो करंट। जो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो हो रहे हैं, तो उनकी वजह से जो करंट बना उसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो बच्चों फोटो करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। दैट मीन्स आपने इंटेंसिटी जीरो तो फोटो करंट भी जीरो, इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट बढ़ा, फिर आपने इंटेंसिटी और बढ़ाई तो फोटो करंट फिर बढ़ा, हमने फिर से इंटेंसिटी और बढ़ाई तो फोटो करंट फिर से बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैट राइज अकॉर्डिंग। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट में ग्राफ बना बना के देखे गए थे और उसकी वजह से वैल्यूज पता लगी हमें। क्लियर है बच्चों? तो इंटेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, दैट मीन्स इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें रिलेशन हमें पता लग गया। अच्छा फ्रीक्वेंसी का तो यहां कोई मतलब ही नहीं था, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बोल सकते हो आप इसको, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। कौन? फोटो करंट। फोटो करंट फ्रीक्वेंसी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसको नोट करके रखना, बार बार रिपीट होगा तो आप लोगों को ये वैसे भी रट जाएगा। सेकंड समझते हैं बच्चों। सेकंड जो है इसका वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो इसको भी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बच्चों जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो हमें पता है कि फोटो करंट तो इससे इंडिपेंडेंट है, तो फोटो करंट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता कि मैं यहाँ पे फोटो करंट रखूं। पर बच्चों अभी मैंने यहां पे उससे पहले आप लोगों को एक वर्ड पढ़ाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऐसे ऐसे वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक बार फिर से कि क्या सीन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ऐसा ना हो कि तुम लोग डिटेल्ड वीडियो ना देख पाओ और इसको तुम लोग रटना शुरू कर दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है बच्चों कि नाम से पता चल रहा है कि ये रोकने वाला पोटेंशियल है। किसको रोकने वाला है? उन इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो इजेक्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, जो इजेक्ट हो रहे हैं उनको रोकने वाला। तो वो रोकने वाला पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल ये बढ़ जाएगा अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई। अच्छा आप लोग देख रहे हो फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में मैंने ये जीरो से स्टार्ट नहीं किया, ये कुछ ना कुछ वैल्यू मैंने छोड़ दी। तो ये बच्चों ये वैल्यू मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज किया था, सुटेबल फ्रीक्वेंसी।
जो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, एग्जाम्पल मान रहा हूं मैं, तो इस वाले में ऐसा नहीं हमेशा यही रहेगी, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं ये वाली वैल्यू यूज करता हूं, इससे कम वाली वैल्यू यूज करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल जैसे आप लोगों में बता दूं, कोई एक टीचर है और आप लोग ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे, और उस टीचर ने कहा कि भाई कम से कम 5 बच्चे हों, अदरवाइज मैं बैच ही स्टार्ट नहीं करूँगा। क्लियर? डैट मीन्स इसका रोल उसके बाद नहीं है इन 5 बच्चों का। 5 बच्चों का सिर्फ रोल इतना बैच स्टार्ट करना, उसके बाद 10 हो जाए, 12 हो जाए, या 15, 20 हो जाए, कितने भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है कि बैच में कुछ और होगा। मेन तो स्टार्टिंग था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम वही काम कर रही है। इसका काम सिर्फ इतना है कि एक बार इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, उसके बाद करंट कम हुआ ज्यादा हुआ वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। आपने पिछले डायग्राम में देख भी लिया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार नोट करा देता हूं, फिर से नोट करा रहा हूं दोबारा से, बच्चों ध्यान से नोट करना। फोटो करंट, फोटो करंट का क्या मतलब है? फोटो करंट का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड। एक्चुअल में कोई फैकल्टी डराने के लिए बच्चों को ये वर्ड यूज कर लेता है। अबे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फिर भी कंफ्यूज। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, उस वहां से चिपका दिया डायरेक्ट, तो फोटो करंट। तो बच्चों जो फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है ये? और फोटो करंट किससे इंडिपेंडेंट है? किससे इंडिपेंडेंट है? अभी बताया था ना, सोचो। वेरी गुड, आ गया माइंड में। डिपेंड करता है फोटो करंट इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जो आपने लाइट फॉल कराई, जो आपने फोटॉन्स डाले, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो करंट भी ज्यादा होगा। और ये फोटो करंट किससे इंडिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का कितना रोल था? फ्रीक्वेंसी का सिर्फ इतना रोल था कि वो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस यही समझ में आना चाहिए था। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें बताऊं, एडिशनल नोट एक, ये नोट ये है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होने का मतलब है कि विद इन द सेकेंड स्टार्ट हो जाता है कि आपने, ये मेटल सरफेस है, यहां से आपने लाइट को फॉल कराया इस तरीके से, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए। यहां पे फोटॉन्स थे और यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अगर एग्जैक्टली टाइम की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ सेकेंड के आसपास लगता है। दैट मीन्स नैनो सेकेंड। अबे नैनो सेकेंड तो सोच भी नहीं सकता हम कितना छोटा होता है, कितना 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये क्लियर है बच्चों? यहां पे हमें कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखते हैं। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड वाले पार्ट की बात की थी, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए तो वो और अच्छे समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से वापस जाओ, बैक करो और फिर से उनको देखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इसके दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी को लेके और दूसरा पार्ट है इंटेंसिटी को लेके। पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी को लेके, दूसरा पार्ट इंटेंसिटी को लेके। तो हम लोग पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंसी। बच्चों ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि इस ग्राफ वाले पार्ट को आप लोग 2-2 बार देखोगे कम से कम, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी का सीन देखते हैं। अच्छा, आप लोग स्केल यूज करोगे, मेरे जैसे ट्राई मत करना। मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं बच्चों, आप लोग समझा रहा हूं यार, तो कभी आप लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइन कर दो। चलो जब फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं, फोटो करंट। फोटो करंट हम लोग वाई एक्सिस पे फोटो करंट ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का सीन देखते हैं। फोटो करंट बच्चों इस वाले में मैंने ए पार्ट का क्या नाम है, नाम हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इस केस के अंदर मैंने दो फ्रीक्वेंसी ली है, μ2 जो बड़ी होगी μ1 से, और इंटेंसिटी को यहां पे L से रिप्रेजेंट किया गया है, L2 इक्वल टू L1। असल में ना L2 L से इसलिए रिप्रेजेंट करने क्योंकि करंट I है और मैं इंटेंसिटी को भी I से करूँ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इंटेंसिटी को L से रिप्रेजेंट किया गया है। तो L2 इक्वल टू L1 दैट मीन्स इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। दैट मीन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूं तो ये फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा। पर बच्चों इस पॉइंट पे आके यहाँ देख रहे हो आप लोग सैचुरेट हो गया, सैचुरेट का मतलब वैल्यू फिक्स हो गई। इस पॉइंट पे आके ये बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ ये वैल्यू फिक्स हो गई, सीधी सीधी लाइन जाती जा रही है। अच्छा मैं फ्रीक्वेंसी को फिर से चेंज करता हूँ, ये μ1 था, इस बार μ2। तो μ2 लेने के बाद आप लोग देख रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने पीछे चली गई और ज्यादा वैल्यू हो गई उसकी। तो और जब ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है कि फाइनली करंट मेरा, फोटो करंट मेरा सेम हो गया, फोटो करंट मेरा सेम हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फोटो करंट है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। आप लोग देख रहे हो फ्रीक्वेंसी मैंने कम ज्यादा कर रहा हूं मैं, पर फोटो करंट फाइनली यहां पे आके सैचुरेट हो रहा है और इसी को सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, क्योंकि ये सैचुरेट हो गया। क्लियर बच्चों, ये सैचुरेट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इस बार बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फटाफट से देखते हैं इसको बच्चों, डोंट वरी, एकदम से हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो यार, क्या प्रॉब्लम है, स्केल लेना और बना लेना। तो बच्चों इस बार में इंटेंसिटी L2 ज्यादा रखता हूं L1 से, और म्यू फ्रीक्वेंसी को मैं रख लेता हूं कांस्टेंट, म्यू को मैं रख लेता हूं कांस्टेंट। तो जब मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा इंटेंसिटी तो हमें समझ में आ गई कि यहां पे अलग अलग है, और अलग अलग होने का मतलब जो ये फोटो करंट वाला एक्सिस है, फोटो करंट वाली जो ये एक्सिस है, इस पे करंट कम ज्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी कुछ कम है इस L1 की, तो ये ग्राफ ऐसे। और जब मैं L2 की इंटेंसिटी वाला ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से। बच्चों ये लाइन थोड़ी सी सही ड्रॉ करना, ये I1 करंट और ये I2 करंट। बच्चों ये I1 करंट और ये I2 करंट। अच्छा आप लोग ग्राफ को इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सही से ड्रॉ कर लेना, ये पेन टैप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ग्राफ ड्रॉ करने में। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, तो बच्चों आप लोग देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी मैंने, करंट पर अलग अलग हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरी दोनों के लिए सेम वैल्यू है। यहां पे अगर 10 वोल्ट थी तो 10 ही है, चाहे वो L1 की बात हो चाहे वो L2 के लिए। देख लो दोनों की दोनों 10 से शुरू हो रही है, पर करंट की वैल्यू यहां पे ये अलग है और ये वैल्यू अलग है, थोड़ा सा चेंज आ गया। ये करंट इतना है यहां से लेके यहां तक का, और वो वाला करंट इतना ज्यादा है वहां से यहां तक का। देख रहे हो बच्चों, तो ये ग्राफ थे, आप इसको वीडियो को फिर से रिपीट करना, इन ग्राफ वाले पोर्शन को। नेक्स्ट है यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बच्चों एक्चुअली में अब आप लोगों को यहां पे जाके थोड़ा सा फील होगा कि क्या प्रॉब्लम आई। अच्छा आपको इसमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। लाइट का सीन ऐसा था कि जिस साइंटिस्ट को जहां पे मौका मिला उसने अपनी थ्योरी प्रूफ करने के लिए, सही बताने के लिए लाइट का नेचर यूज कर लिया। लेट अस सपोज एक आप साइंटिस्ट हो, एक आपका दोस्त है, उसकी थ्योरी प्रूफ हो रही थी वेव नेचर की हेल्प से, तो उसने कहा लाइट वेव है और वेव जैसी है, और उसने वहां पे प्रूफ कर लिया। आपका दूसरा दोस्त था, उसने कहा कि नहीं लाइट तो
उसकी थ्योरी प्रूफ हो रही थी लाइट को पार्टिकल शो करके। तो उसने कहा नहीं, पार्टिकल नेचर है इसका, और उसने इसकी हेल्प से प्रूफ कर लिया। अच्छा चलो देखते हैं। और जबकि रियलिटी क्या थी, ये दोनों ही दोनों है, बहुत नेचर शो करती है। अच्छा लाइट के केस में ना इससे भी कुछ ज़्यादा हुआ तो वो अभी तक हमें पता ही नहीं। डैट मीन्स लाइट की 100% आज तक रिसर्च हो ही नहीं पाई। बच्चों समझ लो यहाँ से कि लाइट की 100% डोंट नो, कि कौन जानता होगा और क्या है क्या नहीं। चलो अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फटाफट से देखते हैं। तो यहां से हमें समझ में आया कि जो वेव थ्योरी है वो क्यों फेल हुई। वेव थ्योरी फेल क्यों हुई भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर प्रूफ कर रहा है ना, तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी एक साथ ली। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वेव थ्योरी क्यों फेल हुई। असल में इसके फेल होने के रीजन 2-3 है। पहला, जो वेव मॉडल था, वेव मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा कि वेव मॉडल के अकॉर्डिंग जब लाइट को आप फॉल कराओगे मेटल सरफेस पे, तो उसकी वजह से एनर्जी तो कुछ ना कुछ मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना चाहिए। भाई एनर्जी मिली तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए, और जब कैलकुलेशन की गई तो वो इजेक्शन डेज और इवन मंथ्स तक गया। मतलब 2-4 महीने या 10-20 दिन, इतना टाइम लग रहा था। पर क्या रियलिटी में ऐसा होता था? नहीं ना। रियलिटी में हमें क्या पता लगा कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। दैट मीन्स यहां से क्लियर हो गया कि वेव थ्योरी तो इसके अकॉर्डिंग सही बैठ ही नहीं रही। इसके अकॉर्डिंग क्या सही है? पार्टिकल नेचर। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट फिर से कि वेव थ्योरी क्यों फेल हुई दोबारा से। वेव मॉडल ना कैन नॉट एक्सप्लेन existence of threshold frequency। बच्चों जो वेव थ्योरी थी उसने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी किसी चीज को एग्जिस्ट करने से ही मना कर दिया, जबकि हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ही नहीं। तो ये क्लियर हुआ बच्चों। थर्ड पॉइंट फिर से क्यों फेल हुई? क्योंकि cannot explain kinetic energy of emitted electrons। kinetic energy of emitted electron is independent। किससे इंडिपेंडेंट थी बच्चों? is independent of intensity and depends on frequency That means हमें समझ में आ गया बच्चों। क्या समझ में आया? कि वेव थ्योरी कभी ये चीज बता ही नहीं पाए। क्या नहीं बता पाए? कि जो काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, अबे यार क्यों बोल रहे हो, EV नोट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ये किस पे डिपेंड करती थी? ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी पे। और किससे इंडिपेंडेंट थी? इंटेंसिटी से। तो ऐसा कुछ कभी ये वेव थ्योरी बता ही नहीं पाई। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाई। तीसरी क्या थी? इसके अकॉर्डिंग डेज और मंथ्स लग रहे थे, जबकि है क्या था? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी थ्योरी फेल हो रही थी। नेक्स्ट जो इसमें था वो था हमारा पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो है पार्टिकल नेचर। चलो देखते हैं पार्टिकल नेचर का भी सीन। असल में अगर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। सबसे पहली बात, पार्टिकल नेचर का मतलब यही है बच्चों कि आप फोटॉन्स डिस्कस करना चाह रहे हो, और फोटॉन्स डिस्कस कर लेते हैं फिर हम। देखो बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूं। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग द लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब यहां पे जो लाइट कंसिस्ट करते हैं कुछ पार्टिकल्स को, और कैसे पार्टिकल? जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रखते हैं और मोमेंटम को रखते हैं। लाइट कंसिस्ट करते हैं कुछ पार्टिकल को जिनकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और जिनका एक पर्टिकुलर मोमेंटम होगा। बाद में उन पार्टिकल का जो नेम था वो नाम क्या रखा हमने? फोटॉन्स। बच्चों ये ही वो फोटॉन्स थे। दैट मीन्स लाइट को आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल सकते हो फोटॉन्स। एनर्जी कितनी थी? एनर्जी थी E=h न्यू। और न्यू का मतलब क्या होता है? C/λ।
दैट मीन्स एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा जूल, जूल बच्चों यूनिट, और मोमेंटम होगा P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम है। दैट मीन्स अगर आप फोटोन को डिफाइन करना चाहो तो देर इज नो स्पेशल डेफिनेशन, हम इन्हीं की हेल्प से डिफाइन करते हैं फोटोन्स को, कि फोटोन्स की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होगी और मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हालांकि आप लोगों को पता भी है पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बच्चों चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले में V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ध्यान आया चैप्टर नंबर 2। तो यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, भाई चार्ज मेरा एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E हो गया। तो जब मैं इस W की वैल्यू में निकालता हूं तो V इंटू ई जो मेरा वर्क होगा, और यही वर्क मेरी किस फॉर्म में होगा सर, एनर्जी की फॉर्म में। तो इस एनर्जी की यूनिट क्या होगी यहां से, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज के लिए वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से हमें समझ में आ गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी। बच्चों ये एनर्जी होगी, किस तरीके की एनर्जी होगी, गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब जब आप 1 वोल्ट दोगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, और जब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन याद होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 10 टू पावर माइनस 19 जूल, ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ नोट है फोटोन से रिलेटेड, उन नोट को फटाफट से देखते हैं बच्चों। नोट नंबर 1, नोट नंबर जो 1 है वो है द फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स कैसे होंगे बच्चों, ये न्यूट्रल होंगे। और अगर फोटोन न्यूट्रल है तो यहां से क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट मीन्स इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इन पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नोट नंबर 1 क्लियर बच्चों। नोट नंबर 2 देखते हैं कि 2 का क्या सीन है। फोटॉन्स, नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो फोटॉन्स है बच्चों वो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, सी से। दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी लाइट का मतलब फोटोन ही तो था। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पर कॉन्सेप्ट के लिए, यहां पे नहीं, इस चैप्टर में इतनी इसकी वैल्यू नहीं है इस पॉइंट की, और इसमें थोड़ा सा साइंटिस्टों के बीच में थोड़ी सी गड़बड़ भी रहती थी इस पॉइंट को लेके। चलो उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अपने सिलेबस पर आते हैं। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, मतलब फोटोन का मास 0 है, पर कैसा मास बच्चों, रेस्ट मास। इसको ध्यान रखना, मास तो 0 है पर वो रेस्ट मास 0 है। असल में ना थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं, अगर मास उसका 0 हुआ फोटोन का, हम लोग बोलते हैं फोटोन मासलेस पार्टिकल है, तो मोमेंटम कैसे आ गया, कॉमन सी बात है ना। मोमेंटम मतलब P इक्वल टू mv, और हम लोग बोलते हैं फोटोन कुछ होता ही नहीं, उसका मास 0 होता है। अबे 0 मास होगा तो मोमेंटम भी 0 होगा। फिर आप मोमेंटम के थ्रू फोटोन को डिफाइन करते हो कि h अपॉन लैम्डा। दैट्स वाई थोड़ा सा गड़बड़ है, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखना, वो मास नहीं, वो रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है, मास 0 नहीं होता। क्लियर। अच्छा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो न्यूमेरिकल करना आप लोग, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। डाउट हुआ तो भी मुझे बता देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। फिर इसका आंसर है बच्चों 9। जो हमने इसमें एनर्जी निकाली वो एनर्जी हमारी होगी एक्चुअली में 1.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग जब सोल्व करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, वो 1.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस होगी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वर्क फंक्शन से। डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, वर्क फंक्शन से कम है तो उस वजह से वो इजेक्ट नहीं होंगे। क्लियर बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए 2 मेथड है। पहला तो मेथड अभी हम लोगों ने देखा कि E इक्वल टू एच न्यू डायरेक्ट यूज करो, E इक्वल टू एच न्यू, एंड न्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा ये यूज कर लिया। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू पावर
-34। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और वेवलेंथ जो आपको गिवन होगी। अच्छा, जो ये आंसर आएगा वो आएगा जूल में, और अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा मैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। या फिर इस मेथड से अब क्या होगा, इसको 1.6 × 10⁻19 को यहाँ पे ले जा लो तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऊपर वाला क्वेश्चन था तो बच्चों। फिर दूसरा मेथड क्या है भाई, ये तो फर्स्ट मेथड था जो हम लोगों ने भी थोड़े पहले देख ही लिया था, लॉन्ग, दैट इज अ लॉन्ग मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों इसका जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट, उसमें क्या किया हुआ हम लोगों ने सारी वैल्यू रख के सोल्व कर ली ऑलरेडी। और उस मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। वो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, वो वैल्यू आएगी 12,400, 12,400 ये अपॉन लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में होगा लैम्डा बच्चों, और जो आंसर होगा वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसको याद रखोगे कि एनर्जी के लिए E इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, या फिर इसको E इक्वल टू अगेन एनर्जी इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा, और ये नैनोमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ये। क्लियर बच्चों? तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंपल मेथड है। अच्छा, फोटोन की बात चल रही है तो एक इंपॉर्टेंट नोट चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स का कैसे पता चलेगा। चलो अच्छा एग्जांपल से देखते हैं। ये यहां पे मैंने लाइट फॉल कराई इस सरफेस पे, सरफेस का नाम है एस सरफेस पे मैंने लाइट फॉल कराई। लाइट फॉल कराने के बाद जो वेवलेंथ थी लाइट की वो लैम्डा थी, इंटेंसिटी थी वो थी एल, इंटेंसिटी जो थी वो थी एल, और जो जिस एरिया पे लाइट फॉल हुई वो एरिया था ए। देन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने। तो बच्चों सिंपल तरीका है कि वीडियो को पॉज करो और सोचो। बच्चों मैं बार बार पॉज करने के लिए इसलिए बोलता हूँ वीडियो को, ताकि आप लोग माइंड लगा सको, क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके सोचना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने के लिए पता हम लोग क्या करना है, एनर्जी ऑफ लाइट फाइंड कर लो और उसको डिवाइड कर दो एनर्जी ऑफ फोटॉन से, एनर्जी ऑफ फोटॉन से डिवाइड कर दो। देन बच्चों आपको पता है ना लाइट किससे मिलकर बनी है, लाइट फोटॉन से। तो जो अगर आप एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर दोगे एनर्जी ऑफ लाइट से, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन पता लग जाएंगे। एनर्जी ऑफ लाइट हमें पता ही है, एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों, इंटेंसिटी इनटू एरिया IA, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है hc अपॉन लैम्डा। तो n क्या वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, IA लैम्डा अपॉन hc। अगर आप लोगों से कोई नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने को बोले तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट है टॉपिक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों डिटेल्ड वीडियो में तो बहुत अच्छे से बताई गई है, यहां पे डायरेक्ट देख लेते हैं। जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो है h न्यू इजकल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv max स्क्वायर, दैट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहां पे h न्यू क्या है, यहां पे h न्यू है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मतलब एनर्जी ऑफ लाइट। भाई फोटोन क्या है, लाइट ही तो है जो फॉल करा रहे हो आप। कौन सी, जो आपने फॉल कराई। क्यों फॉल कराई, ताकि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाऊं। तो h न्यू नोट क्या है, ये है वर्क फंक्शन। h न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन, कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है। अब ये h न्यू इक्वल टू h न्यू नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर हमें पता लग गया कि ये इक्वेशन है। अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनके पास कितनी एनर्जी बची। तो बच्चों कॉमन सी बात है यार कि आपने टोटल एनर्जी थी आपके पास एच न्यू, उसमें से एच न्यू नोट कहाँ चली गई इजेक्शन में, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, उसके मोशन में ऑफ कोर्स। क्लियर है ना। पहले भाई आपके पास 100 एनर्जी थी 100 जूल, जिसमें से 20 जूल आपने घर से निकलने में कर दी। अब 80 जूल एनर्जी कहाँ जाएगी, आप लोग घूमने फिरने मौज मस्ती करने, 20 जूल तो आपने स्ट्रगल कर लिया घर से बाहर निकलने में, बहाना बनाने में। क्लियर है। चलो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। बच्चों थोड़ा सा इस पे डिटेल्ड वीडियो में बताया गया कि मैं बार बार एम वी स्क्वायर मैक्स क्यों लिखता हूँ, ये कभी भी हाफ एम वी स्क्वायर मत लिखना, वो गलत है। हैंस यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि अगर मोशन रहनी है, इलेक्ट्रॉन्स को निकल के बाहर घूमना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है। ये कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है एच दैट इज एच न्यू का एच न्यू नोट से ज़्यादा होना जरूरी है, यानी कि न्यू का न्यू नोट से ज़्यादा होना जरूरी है। और न्यू क्या था बच्चों, न्यू था आपकी फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, किससे ज़्यादा होनी जरूरी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब समझ में आया क्यों मैंने ग्राफ में बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर फोटो करंट तो इससे इंडिपेंडेंट था, पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। क्लियर बच्चों। तो यहां से हमें समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, चलो मैं लिख ही देता हूं। पहला पॉइंट तो यहां से प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, दिस इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व द टर्म इंटेंसिटी। क्या इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कहीं इंटेंसिटी आया, नहीं आया ना। दैट मीन्स जो ये हाफ एम वी स्क्वायर था बच्चों इस इक्वेशन में, देखो जो ये हाफ एम वी स्क्वायर था, ये थी मेरी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर एसपी स्टॉपिंग पोटेंशियल, किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि दिस इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व द टर्म इंटेंसिटी, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बात है, आपसे सब कुछ चीज आ रही है। इतना तो मुझे पता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को समझ में ना आए। चलो नेक्स्ट टेस्ट में ग्राफ रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ग्राफ बच्चे घूम फिर के आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक के बहाने। बार बार मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कर पाओ। ग्राफ रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। हमें पता है कि आइंस्टाइन साहब की जो इक्वेशन थी वो थी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। क्या यही इक्वेशन थी, हाँ चलो। तो अब यहां से मैं अगर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, ईवी नॉट के, और अगर मैं ईवी नॉट की वैल्यू निकालू ईवी नॉट की तो क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ गई। और मैं वी नॉट की वैल्यू निकालू तो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ओहो ये इक्वेशन आ गई। अब तो बच्चों कुछ बचा ही नहीं इसमें, बेसिक्स पे आ जाओ, बेसिक मैथ पे। बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, अब ये मत बोलना यार कि ये नहीं आती। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y के लिए क्या है हमारा v नोट, m के लिए हमारा क्या है h और e, x के लिए हमारा क्या है म्यू, c कांस्टेंट, ये क्या है हमारा माइनस एच न्यू नोट प्लस e। तो बच्चों जब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हमें समझ में आ गया
क्या समझ में आया बच्चों कि जो वाई एक्सिस है उस पर क्या आना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, और जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या आना है, फ्रीक्वेंसी। और जब अच्छा एक चीज देखो, वैन डायरेक्ट बना सकता था पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, देन वी नॉट इक्वल टू 0। यहां पे रख के देखो ना, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट रख दो तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट मीन्स इस पॉइंट पे जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल होगी इस पॉइंट पे, तो वी नॉट कितना हो गया, ये वाली पूरी एक्सिस 0, तो पॉइंट यहां पे आ गया। अच्छा अब ये इस वाले एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है इसको, ये इस वाले एक्सिस पे कहां कट कर रहा है ये इसको, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सी की वैल्यू कितनी है इंटरसेक्शन की, -h न्यू नॉट अपॉन ई। और ग्राफ कैसे जा रहा है उसके बाद, ये इस तरीके से सीधा सीधा जा रहा है उसके बाद। क्लियर बच्चों। और ये स्लोप कितना होगा यहाँ पे, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू h अपॉन ई, बच्चों ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को क्लियर है, दोबारा वीडियो देखो अगर ये क्लियर नहीं है तो ग्राफ, या कमेंट सेक्शन में बता दिया करो जब कोई टॉपिक क्लियर ना हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें वेव नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने रेडिएशन प्रूफ कर लिया, अब हम लोग प्रूफ करते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर मतलब पार्टिकल। अच्छा बच्चों क्या इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है या नहीं, अभी कहा मैंने वेव मैटर मतलब पार्टिकल, ये तो हमें पता ही है, मैटर कोई भी पार्टिकल होगा, उसमें तो पार्टिकल नेचर प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं। अब हमें प्रूफ करना है कि मैटर का वेव नेचर भी होता है। तो बच्चों उसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सी 2-3 थ्योरी बताऊंगा लाइनों की। देखो रेडिएशन बिहेव्स, अभी प्रूफ कर लिया हमने कैसे बिहेव करती है, बोथ एज वेव एंड पार्टिकल, एज वेव एंड पार्टिकल प्रूफ करते आ रहे हैं हम लोग अभी। अब यहां पे ब्रोगली ने, जो ब्रोगली साहब थे, डी ब्रोगली साहब थे, अच्छा डी ब्रोय भी बोलते हैं, पुट फॉरवर्ड हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस बताई, और वो हाइपोथेसिस हमें इसको प्रूफ करने में हेल्प करती है। उन्होंने क्या बताई कि मैटर should also possess dual nature, should also possess dual nature। क्लियर, लिख लेना आप लोग। तो वो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स, कौन कौन सी हेल्प करती है हमें, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं बच्चों, पहली कि द होल एनर्जी इन द यूनिवर्स, जो कंप्लीट एनर्जी है यूनिवर्स में, द होल एनर्जी इन द यूनिवर्स, द होल एनर्जी इन द यूनिवर्स is in form of matter, is in form of matter and electromagnetic radiation, and electromagnetic EM radiation। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों की पूरी जो एनर्जी होगी यूनिवर्स में वो या तो मैटर की फॉर्म में होगी या फिर वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर के अंदर क्या होता है, सारी चीजें एक जैसी होती है ना बच्चों, नेचर लव्स सिमेट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब रेडिएशन, अगर रेडिएशन कैसा नेचर रख रहा है, ड्यूअल नेचर, लाइट कैसा नेचर रख रही है, ड्यूअल, तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं मैटर को भी ड्यूअल नेचर रखना चाहिए, कहीं ना कहीं मैटर को भी ड्यूअल नेचर रखना चाहिए। क्लियर बच्चों। तो यही था इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। क्लियर। अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे तो क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, अबे वही फॉर्मूले हैं पहले वाले, क्यों टेंशन ले रहे हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज कितना होगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था बच्चों, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। पी क्या था, मोमेंटम, मोमेंटम नीचे आ गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता ही है बचपन से, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। चलो अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, डी ब्रोगली, फिर से डी ब्रोगली एंड वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे। जो पीछे मैंने वेवलेंथ के फॉर्मूले लिखवाए थे वो फोटोन के लिए थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नोट एंगस्ट्रॉम। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसमें फोटोन वाला मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले इसमें सारी पुट करके निकाल चुका हूँ। वेयर वी नोट क्या है समझ गए होगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।